हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी में लगे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। इस वीडियो में हमने जीन पियाजे के महत्वपूर्ण सिद्धांत और इससे संबंधित लगभग 100 क्वेश्चंस को कंप्लीट किया है। और इस वीडियो को अगर आपने पूरा देख लिया तो इससे बाहर आपके एग्ज़ाम में कुछ भी नहीं आने वाला है। इसलिए इसके प्रत्येक क्वेश्चंस को ध्यान से देखिएगा और जीन पियाजे के सिद्धांत को ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बाल मनोविज्ञान से संबंधित। चलिए शुरू करते हैं। जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। जीन पियाजे स्विट्ज़रलैंड के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक थे। उन्होंने बच्चों के संज्ञानात्मक विकास पर गहराई से अध्ययन किया। यानी जीन पियाजे कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे, तो उत्तर है स्विट्ज़रलैंड के वैज्ञानिक थे। और इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया है? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है। पियाजे का मानना था कि बच्चा केवल जानकारी ग्रहण नहीं करता, बल्कि अपने अनुभवों से ज्ञान का निर्माण करता है। बच्चा सिर्फ बाहरी वातावरण से जानकारी एकत्रित नहीं करता है, बल्कि उसमें अपने अनुभव को भी मिलाकर ज्ञान का निर्माण करता है। उनका सिद्धांत बच्चों की सोचने की प्रक्रिया और सीखने की विधि को समझने में मदद करता है। पियाजे का यह सिद्धांत कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, जिसको हिंदी में संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत कहते हैं, इसे निर्माणवादी सिद्धांत और ज्ञान निर्माण का सिद्धांत आदि नामों से भी जाना जाता है। सरल शब्दों में पियाजे कहते हैं कि बच्चा हर अवस्था में अलग तरीके से सोचता है और इसका दिमाग धीरे धीरे परिपक्व होता है। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं। आइए हम पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं को देखते हैं। पियाजे ने बच्चों के विकास की अवस्था को मुख्य 4 अवस्थाओं में बांटा है। पहला है संवेदी गत्यात्मक अवस्था, इंग्लिश में है सेंसरी मोटर स्टेज, जो जन्म से 2 वर्ष तक होता है। इसके अन्य नाम भी हैं संवेदी गतिशील अवस्था या इंद्रिय गतिशील अवस्था। अक्सर आपको एग्ज़ाम में ये नाम चेंज करके मिलते हैं। कभी संवेदी गतिशील अवस्था लिखा होता है, कभी इंद्रिय गतिशील अवस्था लिखा होता है और कभी संवेदी गत्यात्मक अवस्था लिखा होता है। इसलिए मैंने यहाँ पर आपको तीनों नाम प्रोवाइड कर दिए हैं। इस अवस्था में बच्चा इंद्रियों यानी देखना, सुनना, छूना, चखना, सूंघना और शरीर की हरकतों से सीखता है। क्योंकि बच्चा बहुत छोटा है तो जाहिर सी बात है वो अपनी इंद्रियों से ही सीखेगा। इस दौरान बच्चा ऑब्जेक्ट परफॉर्मेंस समझना शुरू करता है। इसका मतलब है वस्तु सामने न दिखे तो भी उसके अस्तित्व को मानता है। बच्चा कारण और परिणाम को पहचानना सीखता है, यानी कि ये कोई घटना क्यों हो रही है और उसके घटित होने के बाद क्या परिणाम हो सकता है। आइए उदाहरण से समझ लेते हैं। माँ ने खिलौना तकिए के नीचे छिपाया। छोटा बच्चा ढूंढने नहीं जाएगा, पर 2 साल का बच्चा उसे ढूंढ लेगा, क्योंकि अब उसे समझ है कि खिलौना छुपा है पर गायब नहीं हुआ है। इसका मतलब यहाँ पर जो इन्होंने कहा है कि इस दौरान बच्चा ऑब्जेक्ट परफॉर्मेंस समझना शुरू करता है, यानी वस्तु सामने ना दिखे तो भी उसके अस्तित्व को मानता है। जैसे कि यहाँ पर माँ ने खिलौने को तकिए के नीचे छिपाया, पर 2 साल का बच्चा यह जान गया कि खिलौना छुपा है, गायब नहीं हुआ है। बच्चा बार बार झुनझुना बजाता है, क्योंकि उसे समझ है कि हिलाने से आवाज़ आएगी। यानी बच्चा इतना जानता है कि अगर झुनझुने को बजाया जाएगा तो आवाज़ आएगी। दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज, 2 से 7 वर्ष। अन्य नाम देख लेते हैं। प्राक क्रियात्मक अवस्था, पूर्व तार्किक अवस्था, यानी इस अवस्था को इन 2 और नामों से जाना जाता है। इसको आप ज़रूर याद करिएगा। इस अवस्था में भाषा और प्रतीक का विकास होता है। बच्चा कल्पना और नकल करता है, यानी इमेजिनेशन और इमिटेशन करता है। बच्चा स्व केंद्रित होता है, यानी उसे लगता है कि सब लोग उसी तरह सोचते हैं जैसे वह सोचता है। बच्चा अभी तर्क पूरी तरह से नहीं समझ पाता है। आइए उदाहरण से समझते हैं। बच्चा झाड़ू को घोड़ा मानकर सवारी करता है।
यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाली लाइन जो लिखी हुई है, इस अवस्था में भाषा और प्रतीक का विकास होता है। यानी भाषा का विकास होता है ये तो समझ में आता है, लेकिन प्रतीक का विकास होता है वो हम यहाँ पर समझते हैं कि बच्चा झाड़ू को घोड़ा मानकर सवारी करता है। यानी अगर कोई वस्तु उसके सामने नहीं है तो भी उस वस्तु का प्रतीक बनाकर वो दूसरी चीज़ों से खेलेगा। जैसे यहाँ बच्चे ने झाड़ू को घोड़ा मानकर सवारी की है, यानी झाड़ू एक प्रतीक है किसका? घोड़े का। बच्चा सोचता है कि चांद उसके साथ साथ चल रहा है। 5 साल का बच्चा यह मान सकता है कि अगर वह आंख बंद कर ले तो सामने वाला भी उसे नहीं देख पाएगा। बच्चा सोचता है कि चांद उसके साथ साथ चल रहा है। इसका मतलब वह जो यहाँ पर लाइन लिखी हुई है कि बच्चा स्व केंद्रित होता है, यानी उसे लगता है कि सब लोग उसी तरह सोचते हैं जैसे वह सोचता है। जैसे यहाँ पर इसको लग रहा है कि जो चांद है वो उसके साथ साथ चल रहा है, ना कि किसी और के साथ। तीसरी लाइन है, बच्चा अभी तर्क पूरी तरह से नहीं समझ पाता है। 5 साल का बच्चा यह मान सकता है कि अगर वह आंख बंद कर ले तो सामने वाला भी उसे नहीं देख पाएगा। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था को यहाँ पर 2 उप अवस्थाओं में बांटा गया है। वो 2 उप अवस्थाएँ हैं, प्रारंभिक प्रज्ञा काल 2 से 4 वर्ष, अंतः प्रज्ञा काल 4 से 7 वर्ष। तो प्रारंभिक प्रज्ञा काल 2 से 4 वर्ष क्या है? इसमें शब्दावली तेज़ी से बढ़ता है। यानी जब बच्चा 2 से 4 वर्ष का रहता है तो उसकी शब्दावली में तेज़ी से बढ़ोतरी होती है। उदाहरण से समझते हैं। बच्चा हर जानवर को कुत्ता कह सकता है। अंतः प्रज्ञा काल 4 से 7 वर्ष। बच्चा गणना और तर्क सीखने लगता है लेकिन ठोस नियमों में बंधा होता है। उदाहरण, बच्चा समझ सकता है कि 2 + 3 = 5, पर यह नहीं समझ पाता है कि 5 - 3 = 2। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था यह तीसरी अवस्था है, 7 से 12 वर्ष। अन्य नाम ठोस क्रियात्मक अवस्था, वास्तविक तर्क अवस्था। यानी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के 2 अन्य नाम ठोस क्रियात्मक अवस्था और वास्तविक तर्क अवस्था भी है। इस अवस्था में बच्चा वास्तविक जीवन की वस्तुओं और घटनाओं पर तर्क करने लगता है। यानी जब बच्चा 7 से 12 साल का हो जाता है तो वास्तविक जीवन की जो भी वस्तुएं होती हैं, जो भी घटनाएं होती हैं, बच्चा उन पर तर्क करना शुरू कर देता है या तर्क करने लगता है। बच्चा वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन, क्रम, ऑर्डर, संख्याबोध, नंबर सेंस और संरक्षण, कंजर्वेशन समझता है। नियम और सामाजिक जीवन को महत्व देने लगता है। उदाहरण से देख लेते हैं। 2 अलग अलग गिलासों, एक लंबा पतला और एक छोटा और मोटा, में बराबर पानी देखकर अब बच्चा समझेगा कि दोनों में मात्रा बराबर है। बच्चा 10 कंचों को गिन सकता है और उन्हें रंग या आकार के आधार पर अलग अलग कर सकता है। चौथी अवस्था है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, 12 वर्ष से आगे की अवस्था है। अन्य नाम इनके हैं औपचारिक क्रियात्मक अवस्था या तार्किक अमूर्त अवस्था। फ्रेंड्स, इन नामों को आप ज़रूर याद करिएगा। इस अवस्था में अमूर्त चिंतन विकसित होता है, अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग विकसित हो जाती है। यानी बच्चा अब अमूर्त चिंतन बहुत अच्छे तरीके से कर सकता है। तर्क वितर्क बच्चा बहुत अच्छे से कर सकता है। बच्चा समस्याओं को अलग अलग दृष्टिकोण से देख सकता है, परिकल्पना और तर्क कर सकता है, कल्पना और वास्तविकता में फ़र्क करना सीखता है। उदाहरण से देख लेते हैं। बच्चा सोच सकता है अगर इंसान उड़ सकते तो दुनिया कैसी होती। यानी बच्चा सोच सकता है और इसका उत्तर भी दे सकता है। गणित या विज्ञान में जटिल समस्याओं का हल बच्चा निकाल सकता है। पियाजे की प्रमुख प्रक्रियाएं। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में कुछ प्रमुख प्रक्रियाएं भी हैं। आइए उन्हें समझते हैं। पहली प्रक्रिया का नाम है स्कीमा। स्कीमा क्या है? ज्ञान का ढांचा जिसमें अनुभव और जानकारी जमा होते हैं। पियाजे ने स्कीमा का यूज़ किया है अपने सिद्धांत में, और स्कीमा का मतलब होता है ज्ञान का ढांचा
जिसमें अनुभव और जानकारी जमा होते हैं, उसे हम स्कीमा कहते हैं। उदाहरण देखते हैं स्कीमा का। बच्चा फल का स्कीमा बनाता है जिसमें आम, सेब, केला आते हैं। बाद में अंगूर देखने पर उसे भी फल में जोड़ देता है। यानी उसके दिमाग में फल का स्कीमा बनेगा कि फल में इतनी इतनी चीज़ें आती हैं, आम, सेब, केला। और बाद में अगर कोई फल वो और देखता चला जाएगा तो वो फल भी उसी स्कीमा में जुड़ते चले जाएंगे। और जब भी वह किसी फल को देखेगा तो जान जाएगा कि यह फल है। आत्मसात एसिमिलेशन, यह क्या है? नया अनुभव पुराने स्कीमा में डालना। उदाहरण से समझते हैं। बच्चा खरगोश को पहली बार देखकर कहे कि यह कुत्ता है, क्योंकि उसके पास 4 पैर कुत्ता का स्कीमा था। यानी बच्चे ने पहले से कुत्ते को देखा हुआ था, उसके दिमाग में यह स्कीमा बना हुआ था कि 4 पैरों वाले जानवर को कुत्ता कहते हैं। तो जब उसने खरगोश को देखा तो उसे यह लगा कि वो भी कुत्ता है, क्योंकि उसके दिमाग में यह स्कीमा बना हुआ था। यानी उसने जो भी नया अनुभव किया उसको उसने पुराने स्कीमा में डाल दिया। तीसरा पॉइंट है आवास या अनुकूलन। स्कीमा बदलकर नया ज्ञान जोड़ना। उदाहरण, जब बच्चा समझता है कि खरगोश कुत्ता नहीं है तो नया खरगोश स्कीमा बना लेता है। यानी ये जो स्कीमा है वो बदलता भी है, यानी वो बदल कर एक नया स्कीमा बनता है और उसमें एक नया ज्ञान जुड़ता है। जैसे जो पुराना स्कीमा था उसमें बच्चे ने ये समझा कि 4 पैरों वाले जानवर को कुत्ता कहते हैं। अब वो चाहे जो जानवर हो 4 पैरों वाला, उसने सबको कुत्ता समझा। लेकिन धीरे 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 जैसे उसको अनुभव मिलता गया तो उसके दिमाग में नया स्कीमा बना कि 4 पैरों वाले जानवर सिर्फ कुत्ते नहीं होते हैं, बल्कि और भी जानवर हैं जो 4 पैरों वाले होते हैं। चौथा पॉइंट है संतुलन। आत्मसात और आवास का संतुलन। उदाहरण से समझते हैं। बच्चा धीरे धीरे यह मान लेता है कि हर 4 पैर वाला जानवर कुत्ता नहीं है। बिल्ली, खरगोश, बकरी भी अलग अलग जानवर हैं। यानी उसने इसको आत्मसात कर लिया और यह संतुलन बना लिया। अपने जो पुराना वाला स्कीमा था और नया वाला स्कीमा जो बना, इन दोनों में इसने संतुलन बनाया और आत्मसात कर लिया कि नहीं, हर 4 पैर वाला जानवर कुत्ता ही नहीं होता है, बल्कि यह और भी जानवर हो सकते हैं, जैसे बिल्ली, खरगोश, बकरी आदि। आइए जीन पियाजे के अन्य सिद्धांतों के बारे में भी देख लेते हैं। जीन पियाजे ने जो अन्य सिद्धांत दिए हैं उनमें पहला है नैतिक विकास का सिद्धांत, मोरल डेवलपमेंट थ्योरी। पियाजे ने बच्चों के खेल और व्यवहार देखकर नैतिक विकास की 2 अवस्थाएं बताई। यानी बच्चों के खेल और व्यवहार का उन्होंने निरीक्षण किया और उसके आधार पर उन्होंने नैतिक विकास की 2 अवस्थाएं बताईं। पहली है पराश्रयी नैतिकता, जो 5 से लेकर 10 वर्ष तक होती है। इसमें क्या होता है, नियम स्थायी और कठोर माने जाते हैं, सज़ा को ही गलती का प्रमाण समझते हैं। उदाहरण से समझते हैं। बच्चा कहेगा कि गिलास तोड़ना गलती है, चाहे वह गलती से टूटा हो। यानी इस उम्र में जो बच्चे होते हैं वो नियम को बहुत ही ईमानदारी से मानते हैं और वो नियम का पालन करते हैं और उस नियम को वो स्थायी मानते हैं और कठोर मानते हैं। यानी उनका मानना है कि इस नियम को बदला नहीं जा सकता। सज़ा को ही वह गलती का प्रमाण मानते हैं। उनका मानना होता है कि अगर गलती की है तो सज़ा तो मिलेगी। दूसरी अवस्था है स्वायत्त नैतिकता, जो 10 वर्ष से आगे की अवस्था है। बच्चा परिस्थिति देखकर नियमों का मूल्यांकन करता है। उदाहरण से समझते हैं। बड़ा बच्चा समझेगा कि गिलास गलती से टूटा तो यह उतनी बड़ी गलती नहीं है। यानी कि इस उम्र में बच्चा नियमों का मूल्यांकन करता है। यानी उसका ये मानना होता है कि नियमों को बदला भी जा सकता है। दूसरा सिद्धांत है खेल का सिद्धांत। पियाजे ने खेल को भी संज्ञानात्मक विकास का हिस्सा माना है और इन्होंने 3 प्रकार के खेल के सिद्धांत बताए हैं। पहला है अभ्यासात्मक खेल, बार बार एक ही क्रिया दोहराना। उदाहरण से समझते हैं। बच्चा बार बार गेंद फेंकना और पकड़ना, यानी एक ही क्रिया को बार बार दोहराना। बच्चे जो छोटे होते हैं बार बार एक ही क्रिया करते हैं, गेंद फेंकेंगे या पकड़ेंगे। दूसरा सिद्धांत है प्रतीकात्मक खेल,
कल्पना का प्रयोग, उदाहरण बच्चा झाड़ू को घोड़ा मानकर खेलना, यानी इस खेल में बच्चा कल्पना के माध्यम से खेलता है, यानी गुड़िया को बच्चा मान लेगा, झाड़ू को घोड़ा मान लेगा। इस तरह से वो प्रतीकात्मक खेल खेलता है, कल्पना के माध्यम से खेल खेलता है। तीसरा है नियम आधारित खेल, रूल बेस्ड प्ले, निश्चित नियमों वाले खेल, उदाहरण बच्चा कैरम, फुटबॉल, क्रिकेट आदि खेलना पसंद करता है और वो खेल खेलता है जिसमें नियम हो। आइए इनके सिद्धांतों का एक निष्कर्ष देख लेते हैं। पियाजे ने बताया कि बच्चा अपने अनुभवों से ज्ञान का निर्माण करता है, यानी बच्चे को जो भी अनुभव मिलते हैं उसके आधार पर वह ज्ञान का निर्माण करता है। उसका विकास क्रमिक होता है। स्कीमा, आत्मसात अवस्था और संतुलन ये सीखने की नींव हैं। संज्ञानात्मक विकास के साथ साथ पियाजे ने नैतिक विकास और खेल को भी जोड़ा है। उनके सिद्धांत को आज भी शिक्षा और बाल मनोविज्ञान में बहुत महत्व दिया जाता है। फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने पियाजे से संबंधित जितने भी सिद्धांत आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं और एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, उनको हमने बहुत ही डिटेल से और आसान भाषा में पढ़ लिया है और इसके बाहर आपके एग्ज़ाम में कुछ नहीं आने वाला है। तो चलिए इनसे संबंधित अब हम 50 वन लाइनर क्वेश्चंस देख लेते हैं जो आपके एग्ज़ाम में आने ही हैं और उसके बाद हम 50 MCQ वाले क्वेश्चंस को भी देखेंगे। और इन क्वेश्चंस को आप बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, क्योंकि ये वो क्वेश्चन हैं जो आपके एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे। इसलिए आप इन प्रश्नों को ध्यान से देखिएगा और याद कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। जीन पियाजे 50 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। जीन पियाजे कौन थे? तो जीन पियाजे स्विट्ज़रलैंड के मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया। दूसरा प्रश्न, पियाजे का जन्म कब हुआ? 1896 ईस्वी में। पियाजे का निधन कब हुआ? 1980 ईस्वी में। पियाजे का मुख्य अध्ययन क्षेत्र क्या था? उत्तर, बच्चों का संज्ञानात्मक या बौद्धिक विकास। प्रश्न 5, पियाजे का सिद्धांत किस नाम से प्रसिद्ध है? उत्तर, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत या अवस्था सिद्धांत। प्रश्न 6, संज्ञान या कॉग्निशन का अर्थ है जानने, समझने और सोचने की मानसिक प्रक्रिया। स्कीमा क्या है? दिमाग में बना ज्ञान का ढांचा या इकाई। संगठन से क्या आशय है? मानसिक क्रियाओं का मिलकर व्यवस्थित रूप से कार्य करना। प्रश्न 9, अनुकूलन क्या है? व्यक्ति का वातावरण के साथ तालमेल बैठाना। प्रश्न 10, आत्मसात क्या है? नए अनुभव को पुराने ज्ञान ढांचे में डालना। प्रश्न 11, आवास या अनुकूलन क्या है? पुराने ज्ञान ढांचे को बदलकर नया स्कीमा बनाना। प्रश्न 12, संतुलन क्या है? आत्मसात और आवास के बीच संतुलन बनाना। संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं से यहाँ पर हम प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न 13, पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास को कितनी अवस्थाओं में बांटा है? तो उत्तर है 4 अवस्थाओं में। 14 प्रश्न, संवेदी गति अवस्था कब होती है? उत्तर, जन्म से 2 वर्ष तक। प्रश्न 15, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था किस आयु तक रहती है? उत्तर, 2 से 7 वर्ष तक। प्रश्न 16, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कब होती है? उत्तर, 7 से 12 वर्ष तक। प्रश्न 17, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था किस आयु से शुरू होती है? उत्तर, 12 वर्ष से आगे। प्रश्न 18, संवेदी गति अवस्था में बच्चा कैसे सीखता है? उत्तर, इंद्रियों और शारीरिक क्रियाओं से। प्रश्न 19, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की मुख्य विशेषता क्या है? उत्तर, प्रतीक, भाषा और अनुकरण से सीखना। प्रश्न 20, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में कौन सी क्षमताएं विकसित होती हैं? उत्तर, संख्या बोध, वर्गीकरण, क्रमबद्धता और तर्क। फ्रेंड्स, मैं आपको यहाँ पर जो भी वन लाइनर क्वेश्चन आंसर पढ़ा रही हूँ उन सब के बारे में मैंने आपको आगे डिटेल से पढ़ा दिया है, इसलिए यहाँ पर मैं आपको कुछ भी समझा नहीं रही हूँ। तो अगर आपको कुछ भी ना समझ में आए तो आप
बैक में जाकर फिर से मेरी वीडियो को देखिए और इसको समझने की कोशिश कीजिए। प्रश्न नंबर 21, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था की मुख्य विशेषता क्या है? उत्तर, अमूर्त चिंतन और समस्या समाधान। आइए उप अवस्थाओं से संबंधित कुछ क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। संवेदी गति अवस्था में कितनी उप अवस्थाएँ होती हैं? तो उत्तर है 6 अवस्थाएँ। प्रश्न 23, प्रथम उप अवस्था कौन सी है? उत्तर, सहज क्रियाओं की अवस्था जो कि जन्म से 30 दिन तक है। दूसरा प्रश्न नंबर 24, दूसरी उप अवस्था क्या कहलाती है? उत्तर, प्रमुख वृत्तीय अनुक्रियाएं की अवस्था 1 से 3 माह तक है। तीसरी उप अवस्था कौन सी है? उत्तर, गौण वृत्तीय अनुक्रियाएं 4 से 6 महीने तक। चौथी उप अवस्था क्या है? उत्तर, गौण स्कीमा का समन्वय 7 से 10 माह तक। 27वां प्रश्न, पांचवी उप अवस्था कौन सी है? उत्तर, तृतीयक वृत्तीय अनुक्रियाएं 11 से 18 माह तक। प्रश्न नंबर 28, छठी उप अवस्था कौन सी है? उत्तर, मानसिक सहयोग द्वारा नए साधनों की खोज 18 से 24 माह। प्रश्न नंबर 29, पियाजे ने नैतिक विकास के कितने चरण बताए? उत्तर, 2। प्रश्न नंबर 30, पराश्रयी नैतिकता किस आयु में होती है? उत्तर, 5 से 10 वर्ष में। प्रश्न नंबर 31, स्वायत्त नैतिकता किस आयु में होती है? उत्तर, 10 वर्ष के बाद। प्रश्न नंबर 32, पराश्रयी नैतिकता की विशेषता क्या है? उत्तर, नियम कठोर माने जाते हैं, सज़ा ही गलत काम का प्रमाण माना जाता है। प्रश्न नंबर 33, स्वायत्त नैतिकता की विशेषता क्या है? उत्तर, इरादे और परिस्थिति देखकर निर्णय लेना। प्रश्न नंबर 34, पियाजे ने नैतिक विकास पर कौन सा प्रयोग किया? उत्तर, कंचे खेलने और गिलास तोड़ने का प्रयोग पियाजे ने किया था। प्रश्न नंबर 35, पियाजे ने खेल को कितने स्तरों में बांटा? उत्तर, 3 स्तरों में बांटा। प्रश्न नंबर 36, पहला स्तर कौन सा है? उत्तर, अभ्यासात्मक खेल। प्रश्न नंबर 37, दूसरा स्तर कौन सा है? उत्तर, प्रतीकात्मक खेल। प्रश्न नंबर 38, तीसरा स्तर कौन सा है? उत्तर है नियम आधारित खेल। प्रश्न नंबर 39, पियाजे ने बच्चों का अध्ययन किस विधि से किया? उत्तर है नैदानिक विधि या क्लिनिकल मेथड। पियाजे के अनुसार ज्ञान का स्रोत क्या है? अनुभव और वातावरण के साथ पारस्परिक क्रिया। प्रश्न, पियाजे के अनुसार विकास कैसे होता है? उत्तर, क्रमबद्ध अवस्थाओं से होकर। प्रश्न 42, पियाजे का दृष्टिकोण किस प्रकार का है? उत्तर, निर्माणवादी दृष्टिकोण है। प्रश्न 43, पियाजे के अनुसार बच्चा क्या करता है? ज्ञान ग्रहण या ज्ञान निर्माण? उत्तर, बच्चा ज्ञान का निर्माण करता है। प्रश्न नंबर 44, संतुलन प्रक्रिया का महत्व क्या है? उत्तर, यह संज्ञानात्मक विकास को आगे बढ़ाती है। प्रश्न नंबर 45, पियाजे के अनुसार शिक्षा का मुख्य कार्य क्या है? उत्तर, बच्चे की सोचने समझने की क्षमता विकसित करना। प्रश्न नंबर 46, पियाजे ने शिक्षक की भूमिका कैसी बताई? उत्तर, मार्गदर्शक और सहायक के रूप में। प्रश्न नंबर 47, पियाजे के अनुसार पढ़ाई कैसी होनी चाहिए? उत्तर, बच्चे की उम्र और उसकी अवस्था के अनुसार बच्चे की पढ़ाई होनी चाहिए। प्रश्न नंबर 48, पियाजे के सिद्धांत से हमें क्या सीखने को मिलता है? उत्तर, बच्चे को अनुभव और खोज के अवसर देने चाहिए। प्रश्न नंबर 49, पियाजे के अनुसार भाषा और सोच का क्या संबंध है? उत्तर, दोनों मिलकर ज्ञान के विकास में मदद करते हैं। प्रश्न नंबर 50, पियाजे को क्यों शिक्षा शास्त्र में महान वैज्ञानिक माना जाता है? उत्तर, क्योंकि उन्होंने संज्ञानात्मक, नैतिक और खेल विकास के सिद्धांत दिए। फ्रेंड्स, यहाँ पर 50 वन लाइनर क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गए हैं। अब आगे हम इनसे संबंधित मुख्य अवधारणाओं के बारे में भी थोड़ा डिटेल से देख लेते हैं, क्योंकि इनसे भी अक्सर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इनको समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है। अगर आप इन्हें किताब से डायरेक्टली पढ़ेंगे तो शायद इसको समझने में थोड़ी दिक्कत आए, इसलिए मैंने यहाँ पर सभी अवधारणाओं के बारे में आसान भाषा में आपको समझा दिया है, तो आप इसे ध्यान से देखिएगा।
पहला है संज्ञान क्या है। जानने, समझने, सोचने और समस्या हल करने की मानसिक प्रक्रिया को संज्ञान कहते हैं। उदाहरण से समझिए। बच्चा आम देखकर जानता है कि यह फल है, स्वाद से पहचानता है कि यह मीठा है और सोचकर कहता है कि यह आम है। यानी जानता है, समझता है, सोचता है और समस्या हल कर सकता है। इन सभी मानसिक प्रक्रियाओं को संज्ञान कहते हैं। दूसरा, स्कीमा क्या है। हमारे दिमाग में बनी हुई जानकारी या अनुभव का ढांचा, इसी को स्कीमा कहते हैं। उदाहरण, बच्चे के दिमाग में कुत्ते का स्कीमा है, 4 पैर, पूँछ, भौंकता है। यानी कि अगर कोई जानवर 4 पैरों वाला है, उसकी पूँछ है और वो भौंकता है तो वह कुत्ता है। यह स्कीमा बच्चे के दिमाग में बना है। प्रश्न 3, आत्मसात क्या है। नया अनुभव पुराने स्कीमा में डाल देना। उदाहरण से देखिए। बच्चा पहली बार बिल्ली देखता है और उसे भी कुत्ता कह देता है, क्योंकि दोनों के 4 पैर और पूँछ हैं। यानी उसने एक नया अनुभव तो लिया, लेकिन उसे पुराने स्कीमा में डाल दिया। यानी जो उसका पुराना स्कीमा बना था कि 4 पैर और पूँछ वाले जानवर को कुत्ता कहते हैं, उसी स्कीमा में उसने बिल्ली को डाल दिया, यानी नए अनुभव को डाल दिया और उसे भी उसने कुत्ता कह दिया। प्रश्न नंबर 4, आवाज़ क्या है। नया अनुभव देखकर पुराना स्कीमा बदलना या नया स्कीमा बनाना, इसी को आवाज़ कहते हैं। उदाहरण, बाद में बच्चा समझता है कि कुत्ता भौंकता है और बिल्ली म्याऊ करती हैं, इसलिए दोनों अलग हैं। यानी उसने जो अनुभव प्राप्त किया उसके आधार पर वो अपने पुराने स्कीमा को बदलता है और नया स्कीमा बनाता है कि नहीं, यह कुत्ता नहीं है, यह बिल्ली है, क्योंकि यह म्याऊ करती है। प्रश्न 5, संतुलन क्या है। आत्मसात और आवाज़ के बीच संतुलन बनाना। उदाहरण, बच्चा अब सही ढंग से कुत्ता और बिल्ली में फ़र्क कर पाता है। यानी बच्चे ने जो आत्मसात किया और जो बच्चे का आवाज़ बना, इन दोनों के बीच में जो संतुलन होता है। आवाज़ को आप यहाँ पर देख सकते हैं कि नया अनुभव देखकर पुराना स्कीमा बदलना या नया स्कीमा बनाना। यानी बच्चे ने जो आत्मसात किया यानी अनुभव किया और जो नया स्कीमा बनाया, उन दोनों के बीच में बच्चे ने संतुलन किया और अब वह सही ढंग से कुत्ता और बिल्ली में फ़र्क जान गया और इसी को संतुलन कहते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर जो भी अवधारणाएं थी जो समझने में थोड़ी सी दिक्कत आती है, उसको मैंने यहाँ पर क्लियर कर दिया है। और अब हम आगे देखेंगे जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत से, और उन्होंने और भी जितने भी सिद्धांत दिए हैं सबसे रिलेटेड 50 महत्वपूर्ण MCQs, जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इसे ध्यान से देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। बच्चे किस अवस्था में अनुमान लगाते हैं कि वस्तुएं तब भी मौजूद होंगी जब उन्हें देखा ना जाए। तो उत्तर है संवेदी गति अवस्था। फ्रेंड्स, मैं यहाँ चारों ऑप्शंस को नहीं पढ़ूंगी क्योंकि उन्हें पढ़ने पर टाइम ज़्यादा लगेगा और वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं यहाँ पर सीधा सीधा आपको आंसर बताती चलूँगी। आप जब इसकी प्रैक्टिस करिएगा तो चारों ऑप्शन को पढ़ के करिएगा, क्योंकि इससे आपकी तैयारी बेटर तरीके से होगी। बच्चे किस अवस्था में अनुमान लगाते हैं कि वस्तुएं तब भी मौजूद होंगी जब उन्हें देखा ना जाए। तो उत्तर होगा संवेदी गति अवस्था। प्रश्न 2, पियाजे के अनुसार अवस्थाओं का सही क्रम है। फ्रेंड्स, यहाँ पर किन लिखा हुआ है जो कि गलत है। पियाजे ने जो भी अवस्थाएं दी हैं उसका सही क्रम क्या है। तो आंसर होगा पहला संवेदी गति अवस्था, उसके बाद पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, उसके बाद मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और फिर अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। यही इनकी 4 अवस्थाएं हैं। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सी पियाजे की अवस्था है जहां बच्चा प्रतीकात्मक खेल और भाषा का उपयोग करता है लेकिन तर्कशीलता सीमित होती है। तो उत्तर है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। यानी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था ही वो अवस्था है जब बच्चा प्रतीकात्मक खेल खेलता है, जो मैंने आपको पहले बताया है कि बच्चा झाड़ू को घोड़ा समझकर खेलने लगता है, यानी प्रतीकात्मक खेल खेलता है और भाषा का भी उपयोग करता है। उसके लिए जो भी वो प्रतीक यूज़ कर रहा है उसके लिए भाषा का भी उपयोग करने लगता है। प्रश्न नंबर 4,
पियाजे के सिद्धांत के अनुसार संगठन का क्या अर्थ है? उत्तर, मानसिक क्रियाएं जैसे स्मृति, तर्क, प्रत्यक्षीकरण आदि मिलकर व्यवस्थित रूप से काम करती हैं। ट्रांजिटिव तर्क की क्षमता किस अवस्था में आती है? उत्तर है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। प्रश्न नंबर 6, पियाजे के अनुसार बच्चा किस अवस्था में ट्रांजिटिव तर्क दिखाने में सक्षम होता है? उत्तर, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। प्रश्न नंबर 7, पियाजे के अनुसार अनुकूलन का क्या अर्थ है? उत्तर, पुराने स्कीमा को नए अनुभव के अनुसार बदलना ही अनुकूलन है। प्रश्न नंबर 8, जब बच्चा नया अनुभव लेता है और उसे पुराने ज्ञान स्कीमा में डालता है तो इसे क्या कहा जाता है? उत्तर है आत्मसात। प्रश्न नंबर 9, पियाजे का कौन सा सिद्धांत बताता है कि विकास अवस्थाओं से होकर गुजरता है या विकास अवस्थाओं से होकर होता है और कोई अवस्था छोड़ी नहीं जा सकती? उत्तर है चरण सिद्धांत या स्टेज थ्योरी, या फिर इसको अवस्था सिद्धांत भी कहते हैं, जो मैंने आपको पीछे पढ़ाया है। पियाजे के अनुसार सेंसरी मोटर अवस्था में बच्चा क्या विकसित करता है? उत्तर है वस्तु स्थायित्व या ऑब्जेक्ट परमानेंस। प्रश्न नंबर 11, यदि एक 11 वर्ष का बच्चा कुल कोणों का योग जैसी समस्याएं हल करने में असमर्थ हो लेकिन चीज़ों को वर्गीकृत कर सके तो वह किस अवस्था में है? उत्तर है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में है। प्रश्न नंबर 12, काल्पनिक आकलन की शुरुआत किस अवस्था में होती है? तो उत्तर है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। प्रश्न नंबर 13, पियाजे के अनुसार पर्यवेक्षण, परीक्षण एवं वातावरण के साथ अनुभव किस विकास कारक का अंश है? उत्तर है पर्यावरण का। प्रश्न नंबर 14, पियाजे ने कौन सी अवस्था बताई है जहां बच्चा कल्पना भरा खेल करता है? उत्तर है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। प्रश्न नंबर 15, पियाजे की सहमतता है कि बच्चा स्वयं अपने ज्ञान का निर्माण करता है, यह किस दृष्टिकोण का हिस्सा है? उत्तर है निर्माणवादी दृष्टिकोण का हिस्सा है। प्रश्न 16, पियाजे के अनुसार जब बच्चा पुराने स्कीमा को बदलकर नया ढांचा बनाता है तो वह क्या कर रहा है? उत्तर अनुकूलन। प्रश्न 17, यदि बच्चा जानबूझकर एक गिलास तोड़ता है और छोटा बच्चा अनजाने में कोई गिलास तोड़ता है तो बड़ा बच्चा अधिक दोषी माना जाएगा, यह किस नैतिकता की सोच है? उत्तर है पराश्रयी नैतिकता। फ्रेंड्स, मैंने इसके बारे में आपको पीछे पढ़ाया है, अगर ना समझ में आए तो आप फिर से बैक में जाकर देख लीजिएगा। प्रश्न नंबर 18, कौन सी विशेषता पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की है? उत्तर है अमूर्त तर्कशीलता। प्रश्न नंबर 19, कौन सी प्रक्रिया पियाजे ने बताई है कि जब बच्चा आत्मसात और अनुकूलन के बीच तालमेल बनाता है तो वह कहलाता है? उत्तर है संतुलन। प्रश्न नंबर 20, तर्कशील जोड़ घटाव और क्रमबद्धता किस अवस्था की विशेषता है? उत्तर है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की। प्रश्न 21, पियाजे के अनुसार बच्चा किस अवस्था में प्रतीकात्मक सोच और भाषा का विकास करता है? उत्तर है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। प्रश्न नंबर 22, यदि बच्चा नियमों को सभी साथियों द्वारा स्वीकार किए जाने पर ही मानता है और तर्क करता है तो यह किस नैतिकता की विशेषता है? उत्तर है स्वायत्त नैतिकता। प्रश्न नंबर 23, सिंबॉलिक थिंकिंग की क्षमता किस अवस्था में आती है? उत्तर है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। प्रश्न 24, पियाजे के अनुसार विन्यास या संगठन किस तरह से विकसित होता है? उत्तर है पियाजे के अनुसार मानसिक क्रियाएं एक साथ व्यवस्थित रूप से काम करती हैं। प्रश्न 25, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार आत्मसात का क्या अर्थ है? उत्तर अनुभव को पुराने स्कीमा में डालना। प्रश्न 26, पियाजे के अनुसार कौन सी अवस्था 7 से 12 वर्ष की आयु में आती है? उत्तर मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। प्रश्न 27, पियाजे के अनुसार बालक किस अवस्था में अमूर्त और वैज्ञानिक सोच शुरू करता है? उत्तर अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। प्रश्न 28,
यदि बच्चा काल्पनिक परिस्थितियों में सोच सकता है और परिकल्पनाएं बना सकता है तो वह किस अवस्था में है? उत्तर है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। प्रश्न 29, पियाजी के अनुसार बच्चे किस अवस्था में केंद्रीकरण करते हैं? उत्तर है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। प्रश्न 30, पियाजी के अनुसार बच्चा वास्तविक अनुभवों को काल्पनिक परिस्थितियों में ढालने की क्षमता किस अवस्था में प्राप्त करता है? उत्तर है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। प्रश्न 31, पियाजी के अनुसार बच्चों में वस्तु स्थायित्व की अवधारणा किस अवस्था में विकसित होती है? उत्तर है संवेदी गति अवस्था में। प्रश्न 32, पियाजी के अनुसार बच्चे किस अवस्था में काल्पनिक खेल और प्रतीकात्मक सोच विकसित करते हैं? तो उत्तर है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। प्रश्न 33, पियाजी के अनुसार बच्चे किस अवस्था में मूर्त और काल्पनिक सोच विकसित करते हैं? उत्तर है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। पियाजी के अनुसार बच्चे किस अवस्था में केंद्रीकरण के कारण एक ही विशेषता पर ध्यान केंद्रित करते हैं? उत्तर है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। प्रश्न 35, पियाजी के अनुसार बच्चे किस अवस्था में वस्तु स्थायित्व की अवधारणा समझते हैं? उत्तर संवेदी गति अवस्था। प्रश्न 36, पियाजी के अनुसार बच्चे किस अवस्था में संगठन और अनुकूलन की प्रक्रियाओं के माध्यम से मानसिक संरचनाओं का निर्माण करते हैं? उत्तर है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। प्रश्न 37, पियाजी के अनुसार बच्चे किस अवस्था में संतुलन की प्रक्रिया के माध्यम से मानसिक संरचनाओं को संतुलित करते हैं? उत्तर है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। प्रश्न 38, पियाजी के अनुसार बच्चे किस अवस्था में संगठन और अनुकूलन की प्रक्रियाओं के माध्यम से मानसिक संरचनाओं या स्कीमा का निर्माण करते हैं? उत्तर है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। फ्रेंड्स, आगे के क्वेश्चंस में टाइपिंग में थोड़ी गलती हो गई है, इसलिए आज हम प्रश्न नंबर 39 तक ही पढ़ेंगे। आगे की वीडियोस में इस प्रकार की गलती नहीं होगी। तो यहाँ तक मैंने आपको जो भी प्रश्न उत्तर पढ़ाए हैं वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसलिए इन्हें ध्यान से देखिएगा और अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। और इससे बाहर आपके एग्ज़ाम में कुछ भी नहीं आने वाला है, और जितने भी क्वेश्चन इसमें छूट गए हैं वो मैं आपको आगे की वीडियो में प्रोवाइड कर दूँगी और आपका कोई भी क्वेश्चन स्किप नहीं हो पाएगा। धन्यवाद।